आज का हमारा पहला प्रश्न है, विवेकानंद के धर्म का सार क्या है। तो विवेकानंद के धर्म का सार है शक्ति। विवेकानंद की बात आई है तो हम विवेकानंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो विवेकानंद थे, इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में, और विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने 1886 में स्वामी रामकृष्ण संघ की स्थापना की। विवेकानंद ने 1886 में स्वामी रामकृष्ण संघ की स्थापना की। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया। कब लिया? 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। और 1 मई 1897 में कलकत्ता के पास जो बेलूर मठ है, उसमें उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद जी जो हैं, वे आधुनिक वेदांत और राजयोग के प्रमुख दर्शक माने जाते हैं। और उनका जो कथन है, विवेकानंद जी का जो प्रसिद्ध कथन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ये इनका प्रसिद्ध कथन है। 4 जुलाई 1902 में इन्होंने बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 में इनकी बेलूर मठ में मृत्यु हो गई। तो इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। कलकत्ता में मृत्यु भी कलकत्ता में हुई 4 जुलाई 1902 में। इनके जन्मदिन के दिन क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी देखिए विचारधाराएं थी, ये नव वेदांतिक विचारधारा को मानते थे। इन्होंने जो विवेकानंद है, उन्होंने अद्वैत दर्शन को माना और अब इनके अनुसार एक ही ब्रह्म या ईश्वर समूचे विश्व में विद्यमान है और विश्व में दिखने वाले भौतिक तत्व इसी ब्रह्मा के परिणाम है। ये बात करते हैं कौन? तो विवेकानंद अपनी विचारधारा नव वेदांतिक है। विवेकानंद ने सामाजिक विचार इसी वेदांतिक परंपरा पर आधारित किया है, जिसमें मानवीय एकता का आध्यात्मिक आधार निहित है। इन्होंने धर्म भारत का मूल आधार है माना और हिंदूवाद का सैद्धांतिक आधार इन्होंने बतलाया है। स्वामी विवेकानंद ने 8 सिद्धांत का खंडन किया है, हिंदूवाद के सैद्धांतिक आधार को बतलाया है। देखिए ये मानते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा माना जाता है ना कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्हीं के द्वारा पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। विवेकानंद ने हिंदू शब्द को सैद्धांतिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किया तथा हिंदू धर्म के आध्यात्मिक एवं धार्मिक आधारों का भी इन्होंने निर्माण किया है। परंतु इन्होंने हिंदू धर्म में विद्यमान जो कुप्रथाएं एवं जो रूढ़ियों थी, उन पर जबरदस्त प्रहार किया। इसलिए वे एक सन्यासी थे और उससे भी बढ़कर वह एक समाज सुधारक थे। उनके अनुसार हिंदू धर्म व्यापक और सहिष्णु है, जिसमें इस धरती पर रहने वाले अन्य धर्मावलंबी भी शामिल हो जाते हैं। ये बात करते हैं कौन? तो विवेकानंद। विवेकानंद द्वारा आर्य सिद्धांत का खंडन किया गया। जो आर्य सिद्धांत है उसका खंडन इन्होंने किया है। और देखिए इनकी जो रचनाएं हैं विवेकानंद की, पहली रचना इनकी है 6 लेंसेस ऑन राजयोग, 6 लेंसेस ऑन राजयोग, जो कि 1896 की है। कर्मयोग भी 1896 की है। और इनकी पुस्तक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो कि 1897 की इनकी पुस्तक है। उसके बाद इनकी पुस्तक है प्रैक्टिकल वेदांता। प्रैक्टिकल वेदांता जो है ये 1912 में लिखी गई इनकी पुस्तक है। ये विवेकानंद जी से जुड़े कुछ तथ्य हैं। उसके बाद देखिए एक दरिद्र नारायण, जो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने दीन दुखियों की सेवा को भी अपना धर्म माना, जिसलिए इन्हें दरिद्र नारायण भी कहा गया। इनके अनुसार यदि मुझे अनेक जन्म प्राप्त हो जाएं तो भी वे उन्हीं दीन दुखियों की सेवा करने का प्रयास करेंगे। ये बात करते हैं कौन? तो स्वामी विवेकानंद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात इन्होंने की है। राजनीतिक के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है। सामाजिक सुधार की बात की है, सामाजिक रूढ़ियों में छुआछूत का विरोध किया है और भारत विश्व गुरु के रूप में ये देखे जाते हैं। इन्होंने विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने धर्म एवं अध्यात्म को केंद्रीय महत्व प्रदान किया, परंतु उनके अनुसार पश्चिम अथवा यूरोपीय देशों की भौतिक और वैज्ञानिक उपलब्धि भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार भौतिक समृद्धि के बिना आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। इनके अनुसार भौतिक और वैज्ञानिक विकास सभ्यता का प्रथम सोपान है, जबकि आध्यात्मिक विकास सभ्यता का उच्चतम चरण माना। इन्होंने आध्यात्मिकता को इन्होंने सभ्यता का उच्चतम चरण माना और वैज्ञानिक विकास को, भौतिक और वैज्ञानिक विकास को इन्होंने प्रथम सोपान माना है। इन्होंने पश्चिमी देशों के उस मान्यता का खंडन किया जिसमें स्वयं को श्रेष्ठ बताने की प्रवृत्ति विद्यमान थी।
उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र के महत्व का उसके सैन्य और भौतिक समृद्धि के द्वारा आकलन करना उचित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास सभ्यता का मूल आधार है। अर्थात इन्होंने आध्यात्मिकता को विशेष महत्व दिया है और इन्होंने भारत मानवता का एक आध्यात्मिक शिक्षक, ये कहते हैं कि जो भारत है वो मानवता का एक आध्यात्मिक शिक्षक भी बन सकता है। अच्छा, इनमें जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन थे, इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 में। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त, और 1886 में इन्होंने रामकृष्ण परम जो स्वामी रामकृष्ण संघ की स्थापना की। कब? 1886 में। इन्होंने शिकागो में के विश्व संसद धर्म संसद में भाग लिया 11 सितंबर 1893 में। 1 मई 1897 में इन्होंने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ फैक्चुअल है। उसके बाद इनकी रचनाएं 6 लेंसेस हैं। राजयोग 1896, कर्मयोग 1896, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 और प्रैक्टिकल जो वेदांता है वो 1912 की इनकी पुस्तक है। तो ये हो गया कुछ फैक्ट विवेकानंद जी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला हमारा प्रश्न है, विवेकानंद ने किस तत्व को उपनिषद का मुख्य सिद्धांत माना? तो जो विवेकानंद है वे स्वतंत्रता को उपनिषद का मुख्य सिद्धांत मानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का कैसा अधिकार स्वीकार किया? तो विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार स्वीकार किया। वे स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सकारात्मक स्वतंत्रता को किसमें निहित माना? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म साक्षात्कार के रूप में निहित माना। ऑप्शन सी। यहाँ बात आई है रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो हम इनके बारे में भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ जान लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम में हमें सुविधा हो। देखिए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनका जन्म होता है 1861 में और मृत्यु होती है 1941 में। इनका जन्म हुआ 7 मई 1861 कलकत्ता में। और ये क्या थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक कवि थे, एक नाटककार थे, संगीतकार थे, चित्रकार थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। साहित्य का नोबेल इन्हें दिया गया गीतांजलि में। उसके बाद इन्होंने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्होंने राष्ट्रगान जो जनगण मन है इसकी रचना 1911 में की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाजी थे, लेकिन अपनी रचनाओं क्रम के द्वारा इन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ अंग्रेजी में उपलब्ध टैगोर के कार्यों का सबसे बड़ा संकलन द एसेंशियल टैगोर को प्रकाशित करने हेतु सहयोग किया। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है, उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अंग्रेजी में उपलब्ध जो टैगोर के कार्यों का संकलन था द एसेंशियल टैगोर, इसको प्रकाशित किया, सहयोग किया। देखिए, जो टैगोर हैं ये विश्वास करते हैं सच्ची स्वतंत्रता में। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता पूर्ण जागरण, पूर्ण स्व अभिव्यक्ति है। समाज में ऐसे अनुकूल परिस्थितियाँ हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को उस सर्वोच्च सत्ता तक ले जा सके जहाँ वह पहुँचना चाहता है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। और इन्होंने सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करने के 4 चरण भी बतलाए। पहला है कि व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, व्यक्ति के समुदाय के स्तर पर हो, समुदाय के ब्रह्मांड के स्तर पर हो, और चौथा है ब्रह्मांड से अनंत तक स्वतंत्रता की प्रगतिशील यात्रा होती रहे। व्यक्ति धीरे धीरे सर्वोच्च सत्ता के अनंत तक व्यक्तित्व के साथ स्वयं को समाहित कर देता है। इनके द्वारा सच्ची जो स्वतंत्रता दी गई है। फिर इन्होंने यूरोपीय राष्ट्रवाद की बात की। टैगोर ने राष्ट्रवाद के विचार को जन्म को आधुनिक विज्ञान की तकनीकी के विकास से जोड़ा। इन्होंने भारतीय और यूरोपीय राष्ट्रवाद में अंतर बताया तथा बताया कि जो यूरोपीय राष्ट्रवाद को आक्रामक राष्ट्रवाद बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यूरोपीय राष्ट्रवाद को क्या कहा? तो यह आक्रामक राष्ट्रवाद है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद लोगों में सत्ता व धन हेतु अंतहीन लालच को प्रोत्साहित करता है, इससे नैतिकता का पतन होता है। ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वह व्यक्ति में, लोगों में सत्ता व धन हेतु अंतहीन लालच की प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण क्या होता है? नैतिकता का ह्रास होता है। राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि राष्ट्रवाद में संसाधन की खोज ने उनके शोषण को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रवाद का विकास पश्चिम के राष्ट्रों से निर्धारित हुआ है, जो कि मानव हित तथा आध्यात्मिक विहीन है, क्योंकि यह शुद्ध युद्ध, शस्त्र तथा हिंसा पर आधारित होता है। तो ये राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। टैगोर का मानना है कि वर्तमान विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की वृद्धि का मूल कारण है।
जो उपनिवेशवाद की वृद्धि का मूल कारण क्या है, तो वह है पश्चिमी राष्ट्रवाद, जिसने मशीन और वैज्ञानिक माध्यमों से समस्त विश्व पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसलिए राष्ट्रवाद का विचार अत्यधिक हिंसक हो गया। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उन्होंने समूचे पश्चिमी देशों और विचारों की आलोचना की है। इन्होंने पश्चिमी समाजों द्वारा निर्मित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना, जिसे इन्होंने पश्चिमी की जीवंतता कहा। तो इन्होंने देखिए जो पश्चिमी समाजों द्वारा निर्मित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जैसे मूल्य हैं, जो विचार है, इसको इन्होंने अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है, तो इसका इन्होंने विरोध नहीं किया है। बाकी राष्ट्रवाद का ये विरोध करते हैं जो कि हिंसक है, इसका विरोध करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद, इनको अनुसार नैतिकता और सामाजिक विकास के अभाव में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास मानवता के हितों के लिए हानिकारक होता है। इससे समाज में नैतिक और मानवीय मूल्यों को समाप्त होने लगते हैं। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का आधार विश्वव्यापी बंधुता एवं लोगों के बीच समरसता का आधार होना चाहिए और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी संचालन होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद का मूल उद्देश्य विश्व नागरिक समाज का निर्माण करना है। अतः टैगोर का राष्ट्रवादी विचार मानववादी और अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर आधारित था। इनके अनुसार राष्ट्रवाद केवल स्वराज्य और आंतरिक स्वतंत्रता तक ही सीमित न हो, बल्कि इसका मूल उद्देश्य क्या हो, तो आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान हो। ये बात कहते हैं राष्ट्रवाद की, कि राष्ट्रवाद का जो मूल उद्देश्य है वो क्या हो, आध्यात्मिक और नैतिक का उत्थान हो। मानववादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी, टैगोर के विचारों का मूल उद्देश्य मानव का उत्थान और आत्म साक्षात्कार। तो ये आत्म साक्षात्कार को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इनका जो उत्थान और आत्म साक्षात्कार, जिसके सहयोगियों में रोलैंड एच.जी. वेल्स, इनके जो सहयोगी थे वे थे रोलैंड एच.जी. वेल्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्होंने मानववादी विचारों का निर्माण किया। राज्य की बात करते हुए कहते हैं जो टैगोर की राज्य से ज़्यादा समाज का महत्व होता है, इसलिए राज्य जो है वह समाज के कार्य छीनने की अनुमति, राज्य के पास ऐसी कोई अनुमति ना हो कि वह समाज के जो अधिकार वह छीन सके। उनके अनुसार राज्य का कार्य कल्याणकारी होता है। उन्होंने रूस की समाजवादी प्रयोग की प्रशंसा की और लेटर फ्रॉम रसिया में लिखा है कि रूसी समाजवाद को, देखिए लेटर फ्रॉम रसिया, इनका लेटर फ्रॉम रसिया, जिसमें इन्होंने लिखा है कि रूसी समाजवाद को और ज़्यादा मानवीय और संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि रूस में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संकट विद्यमान है। इससे यह प्रतीत होता है कि टैगोर पूंजीवादी विचारों के आलोचक थे, परंतु आधुनिक राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी विचारों के भी विरोधी थे, जो आक्रामक और हिंसक थे, इसके ये विरोधी थे। ठीक, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पद्धतियों की आलोचना इनके द्वारा की गई। इन्होंने कहा कि गांधी के असहयोग आंदोलन में आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति का अभाव था, जिनके अनुसार गांधी का आंदोलन केवल राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य के प्रेरित था। इसके द्वारा शहरी पढ़ा लिखा वर्ग राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद न तो आक्रामक होगा और न ही विध्वंस कर दे, ऐसा होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी की आलोचना भी की है। इन्होंने कहा कि टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, गांधी ने टैगोर को गुरुदेव कहा था, फिर भी दोनों में वैचारिक मतभेद था। टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा कहा गया था। महात्मा की संज्ञा किसने दी थी, टैगोर ने दी थी, और टैगोर को गुरुदेव की संज्ञा जो दी गई थी वह महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। फिर भी दोनों के विचारों में क्या था, तो मतभेद था। आध्यात्मिक सिद्धांतवादी तथा विश्व नागरिकतावाद के समर्थक टैगोर थे और गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना की। टैगोर आध्यात्मिक सिद्धांतवादी थे तथा विश्व नागरिकतावाद के समर्थक थे और गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के आलोचक थे। इन्होंने गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन का, जो राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया, उसकी आलोचना की है। गांधी जी की आलोचना नहीं, उनके द्वारा जो चलाया गया था राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी आलोचना की गई थी। टैगोर ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार संबंधी आंदोलन की भी आलोचना की। टैगोर ने सामंजस्यपूर्ण अंत्यक्रिया तथा नैतिकता से अंग्रेजों की क्रूर शक्ति को परास्त करने की बात कही। देश के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए गांधीवादी पद्धति में टैगोर खुश नहीं थे। उन्होंने चरखे को साधन के रूप में लोकप्रिय करने के गांधी जी के प्रयास की भी आलोचना की है और गांधी जी द्वारा पारंपरिक बड़ा श्रम व्यवस्था को आदर्श मानने की आलोचना की है। इसे जातिगत भेदभाव के लिए जिम्मेदार भी बतलाया था रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनकी पुस्तक है, देखिए इनकी पुस्तक जो है गीतांजलि है, जो कि 1910 की है। गीतांजलि 1910 की है। इसे क्या मिला है, तो नोबेल मिला है। कब मिला है, 1913 में मिला है और यह प्रथम नोबेल पुरस्कार था। और उसके बाद इनका घर बाहिरे पुस्तक है, घर बाहिरे, ये 1916 की है। गीतांजलि 1910 की है,
घर बाहरे 1916 की है। गोरा है जो कि 1910 की है। अमर सोनार बांग्ला। उसके बाद है स्टे बर्ड, जो स्टे बर्ड है वह 1916 की है। द एसेंशियल टैगोर, द एसेंशियल टैगोर ये कब की है? 2011 की। और उसके बाद द रिलीजन ऑफ मैन 1931 की है। क्रिएटिव यूनिटी 1922 की। नेशनलिज्म 1917 की। द स्पिरिट ऑफ जापान, द स्पिरिट ऑफ जापान 1916 की। क्योंकि ये पुस्तकें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टैगोर ने राज्य के किस स्वरूप को स्वीकार किया? टैगोर ने राज्य के किस स्वरूप को स्वीकार किया? तो ये कृत्रिम स्वरूप को स्वीकार करते हैं। टैगोर जो है वह राज्य के कृत्रिम स्वरूप को स्वीकार करते हैं। किसने कहा कि विभिन्न राष्ट्र शक्ति के संगठन है? किसके द्वारा कहा गया जो विभिन्न राष्ट्र हैं वह शक्ति के संगठन है? ये एक बात करते हैं टैगोर। अगला प्रश्न है, टैगोर के राष्ट्र और समाज के संबंध में असत्य कथन। तो ये राष्ट्र प्राकृतिक उपकरण है, ये बात ये नहीं मानते क्योंकि इन्होंने राज्य को क्या माना? कृत्रिम माना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज, रामराज, सर्वोदय और पंचायती राज शब्दों का प्रयोग किया। किस रूप में? तो ये एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए करते हैं। एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए करते हैं। तब महात्मा गांधी की अगर बात आई है तो कुछ महात्मा गांधी के विषय में भी जान लेते हैं फटाफट। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। 1893 में पोरबंदर का एक व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में इन्हें दक्षिण अफ्रीका के लिए भेजा गया। अगस्त 1894 को इन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के उद्देश्य से नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? अगस्त 1894 में। इसलिए की तो रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए की। उसके बाद 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 1894 नेटाल इंडियन कांग्रेस जो कि रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1 अक्टूबर 1904 को 1903 में क्या किया इन्होंने? ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। और 1 अक्टूबर 1904 को इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा लिया। इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा लिया। नवंबर-दिसंबर 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो पूछा जाता है इनके द्वारा पहला आश्रम तो फिनिक्स कब किया तो इन्होंने 1904 में। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटाए और 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स के बाद आता है क्या? साबरमती आश्रम। फिनिक्स कब था? तो फिनिक्स था 1904 में जो कि दक्षिण अफ्रीका में है ना। और उसके बाद 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा? राष्ट्रपिता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी कहा। गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी कहे जाते थे। गांधीवाद एक आदर्शवादी विचारधारा भी है। ये विश्वास करते हैं सत्य ही ईश्वर है जिसे ये अपना दर्शन मानते हैं। गांधी जी ने प्रेम सत्य की प्राप्ति का मार्ग भी बतलाया। जो प्यारेलाल नैयर गांधी हैं वे गांधी जी को निजी सचिव थे। प्यारेलाल नैयर जो हैं वे क्या थे? तो गांधी जी के निजी सचिव थे। सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी ने इसी को दर्शन बनाया। सत्य ही ईश्वर है, इसको क्या बनाया इन्होंने? दर्शन बनाया। उसके बाद जो गांधी जी के जीवन पे अनेक रचनाएं लिखी गई है जिसमें है महात्मा गांधी द लास्ट फेज, डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह। इनके जीवनी पे लिखा गया है महात्मा गांधी द लास्ट फेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी जो हैं वे 1893 में अफ्रीका गए और वहाँ उन्होंने फिनिक्स एवं टालस्टॉय फर्म की स्थापना की। कब? 1893 में फिनिक्स एवं टालस्टॉय फर्म की स्थापना की। वर्ष 1914 तक वे अफ्रीका में ही रहे थे। उसके बाद 1915 में वो भारत आ जाते हैं। टॉलस्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे। टॉलस्टॉय कौन थे? तो एक रूसी उपन्यासकार थे। इन्होंने वार एंड पीस 1869 नामक उपन्यास लिखा था। वार एंड पीस टॉलस्टॉय ने 1869 में वार एंड पीस लिखा था, जिससे गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे तथा गांधी जी ने ब्रेड लेबर का विचार इन्हीं से लिया है। जो ब्रेड लेबर है इसका विचार इन्होंने टॉलस्टॉय के
वार एंड पीस से लिया है। अब देखिए जो गांधी जी को प्रभावित करने वाले विचार थे जिससे गांधी जी प्रभावित हुए वे थे, पहले तो वे देखिए गीता और रामायण से प्रभावित थे। फिर वे गांधी जी थे बौद्ध धर्म के शांति एवं अहिंसा के विचार से भी प्रभावित थे। गांधी जी इस्लाम धर्म की बंधुता की संकल्पना से भी प्रभावित थे। और लियो टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू 1894 के कथन से भी प्रभावित थे, जो लियो टॉलस्टॉय का था। फिर वे जो हेनरी डेविड थोरो थे, उनकी पुस्तक थी द एसे ऑन सिविल डिसोबेडियंस 1849 की जो थी उससे भी ये प्रभावित थे। जॉन रस्किन की पुस्तक जो थी अनटू द लास्ट, जो कि 1860 में लिखी गई थी, इससे ये प्रभावित थे। और सर्वोदय जो है इसी का रूपांतरण है माना जाता है, जो कि गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा है सर्वोदय, जो कि रस्किन की बुक अनटू द लास्ट से प्रभावित थी। उसके बाद गांधी जी ने शिक्षा जॉन रस्किन से ली कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। जितना महत्व एक वकील के श्रम का होता है उतना ही महत्व नाई के भी श्रम का होना चाहिए। ये इन्होंने कहाँ से ली? तो जॉन रस्किन की पुस्तक से ली। फिर लियो टॉलस्टॉय के उपन्यास जो वार एंड पीस है उससे भी वे गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों में आध्यात्मिक पक्ष दिखता है। गांधी जी थे मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिकता के व्यक्ति थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता एवं सेवा का क्षेत्र माना। इसलिए उन्हें संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत भी कहा जाता है। गांधी जी के विचारों का मूल केंद्र सत्य एवं अहिंसा है। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के नियमों को सार्वजनिक और आंतरिक जीवन में प्रयोग किया। गांधी जो थे वो क्या थे? तो वो पूर्ण नैतिकवादी थे। गांधी जी ने साधन दोनों प्रकार की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया। इनके अनुसार अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साधि की प्राप्ति नहीं की जा सकती। उसके बाद देखिए गांधी जी के अनुसार जो धर्म और राजनीति है, तो गांधी जी के लिए धर्म का अभिप्राय अत्यधिक विस्तृत रूप में था। अतः धर्म का आशय जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। उनके लिए धर्म का अर्थ नैतिक कार्य और मानवता की भलाई का कार्य करना है। धर्म पालन करने का आशय है इन्हें सत्य तथा अहिंसा के मार्ग पर चलना ही क्या है? तो धर्म पालन करना है। और गांधी जी धर्म एवं नैतिकता विहीन राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके शब्दों में कहा गया है कि धर्म विहीन और नैतिकता विहीन राजनीति नहीं हो सकती। अतः वे पाश्चात्य विचारों के आलोचक थे जिसमें पंथ निरपेक्षता पर बल दिया गया। उन्होंने पंथ निरपेक्षता की बजाय सर्वधर्म संभाव पर बल दिया है। तो गांधी जी के अनुसार जो सत्य अहिंसा क्या थी? तो गांधी जी ने अपनी इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसमें इन्होंने लिखा है कि सत्य के लिए कोई अलग विषय नहीं होता। अहिंसा की साधन तो अहिंसा इस साधन के सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। अहिंसा का सहारा लेके क्या कर सकते हैं? हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के दो अभिप्राय हैं, एक नकारात्मक अहिंसा, दूसरा सकारात्मक अहिंसा। नकारात्मक के रूप में अहिंसा का अर्थ किसी की हत्या ना करना तथा सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से। गांधी जी के अनुसार अहिंसा मनसा वाचा एवं कर्मणा होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सत्याग्रह का आशय है सत्य का आग्रह। फिर सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर इन्होंने बताया। सत्याग्रही और व्यक्ति विरोधी के नुकसान का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह विरोधी के हृदय परिवर्तन का प्रयास करता है, जो सत्याग्रही होता है, और वह हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करता। और जो निष्क्रिय प्रतिरोध है उसका आशय है नकारात्मक रूप में विरोध करना, अतः अवसर पाने पर हिंसा का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो निष्क्रिय प्रतिरोध है। यानी सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध पर इन्होंने अंतर बतलाया। सत्याग्रह को इन्होंने दो प्रकार का माना, एक असहयोग, एक सविनय अवज्ञा। ये सत्याग्रह के दो प्रकार मानते हैं। उसके बाद गांधी जी के सविनय अवज्ञा की तकनीकी से प्रभावित विदेशी व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ये मार्टिन लूथर जो थे वे गांधी जी से प्रभावित थे और उन्होंने जो अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव हुआ था उसे समाप्त किया। और बर्ट्रेड रसेल ने परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए आंदोलन किया था। ये भी गांधी जी के सविनय अवज्ञा तकनीकी से क्या थे? तो प्रभावित थे। फिर दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के नायक जो थे नेल्सन मंडेला, इन्होंने इस तकनीकी का प्रयोग किया। वर्तमान में अमेरिकी विचारक जो नोम चोम्स्की भी गांधी जी के सविनय अवज्ञा तकनीकी से प्रभावित। माइकल शूमाकर गांधी जी के पर्यावरण संबंधी मान्यताओं से भी प्रभावित हैं। तो ये देखिए माइकल शूमाकर, नोम चोम्स्की, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, बर्ट्रेड रसेल, ये क्या थे? तो ये और डेविड थोरो से तो महात्मा गांधी प्रभावित थे।
इन सबसे गांधी जी से प्रभावित थे मार्टिन लूथर, बर्ट्रैंड रसेल और ये नेल्सन मंडेला, नोम चोम्स्की, माइकल शूमाकर, ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। राज्य के विचार में उन्होंने कहा है कि जो राज्य वो दार्शनिक अराजकता, जिसे गांधी जी को क्या कहा जाता है, तो दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, अतः उन्हें शांतिवादी अराजकतावाद भी कहा जाता है, क्योंकि सत्याग्रही और अहिंसात्मक नैतिक व्यक्ति के लिए राज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गांधी जी ने राज्य को आत्मा रहित मशीन कहा है, जिसके द्वारा हिंसा का संगठित प्रयोग किया जाता है। गांधी जी राज्य नामक संस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि गांधी जी के अनुसार आदर्श व्यवस्था में राज की कोई आवश्यकता है ही नहीं। राज की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भयंकर होती है, ये बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी ने समूची पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना की। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र, बहुमत के शासन एवं दलीय प्रणाली की भी पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया है। तो संसदीय लोकतंत्र की, बहुमत के शासन एवं दलीय प्रणाली की इन्होंने आलोचना की है। गांधी जी ने संसद को क्या कहा है, तो एक बांझ औरत कहा है। गांधी जी के अनुसार समूची पाश्चात्य सभ्यता की शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है, इसलिए ऐसा समाज अहिंसात्मक नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी जो हैं वे विकेंद्रित शासन के समर्थक है। तो इन्होंने पंचायती राज की क्या है, समर्थन किया है। और गांधी जी का राम राज गाँव का एक संघ होगा। गांधी जी के अनुसार शहरों में व्यक्ति रहते हैं, लेकिन गाँव में देवता का निवास होता है। गांधी जी क्या कहते हैं कि शहर में व्यक्ति रहते हैं, गाँव में देवता। उनके अनुसार राजनीति का आशय लोकनीति या लोक कल्याण है, शक्ति के लिए संघर्ष नहीं। उन्होंने विकेंद्रित शासन का समर्थन करते हुए गांव को मूल इकाई माना है। उनके अनुसार गांव के लोग जनपद से प्राप्त तथा प्रांत के लोग अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेंगे। गांधी जी सबसे बड़े लोकतंत्रवादी, समाजवादी तथा व्यक्तिवादी थे, परंतु पाश्चात्य अर्थ में वे बिल्कुल नहीं थे। अधिकारों के विषय में वे कहते हैं कि जो यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो व्यक्तियों के बीच में अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। उसके बाद स्वराज यानी स्वतंत्रता, स्वराज को वे स्वतंत्रता कहते हैं। गांधी जी का मूल उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। स्वराज शब्द मूलतः उपनिषदों से लिया गया है, जिसका आशय है स्वयं पर शासन या स्वशासन। स्वराज के नैतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों अर्थ माने जा सकते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक रूप में स्वराज का अर्थ स्वशासन या आत्मनियंत्रित होना, जबकि राजनीतिक रूप में स्वराज का आशय है लोगों द्वारा अपने शासन एवं करना। स्वराज शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सर्वप्रथम तिलक ने किया। तिलक के अनुसार स्वराज के निम्न अर्थ हैं। तिलक ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और स्वराज का जो अर्थ है तिलक के शब्दों में, एक ही धर्म या प्रजाति के लोगों पर समान धर्म या प्रजाति के लोगों का शासन हो। और इसका अभिप्राय है स्वराज का कि उत्तरदायी और सहमति पर आधारित शासन हो। स्वराज का आशय है लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता हो, और स्वराज का प्रयोग डोमिनियन स्टेट के रूप में किया जाए। देखिए, गांधीवादी का आर्थिक पक्ष, तो वे ट्रस्टीशिप है उसका सिद्धांत दिया है उन्होंने। तो ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है उसके अनुसार संपत्तिशाली व्यक्ति अपने संपत्ति का मालिक नहीं होगा, बल्कि ट्रस्टी होगी। संपत्ति सिद्धांत के अनुसार जो संपत्तिशील व्यक्ति होगा वो अपने संपत्ति का मालिक नहीं होगा, कौन होगा, तो ट्रस्ट होगा। गांधी जी अरस्तु के इस संबंध के समर्थक थे कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उपभोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाए। गांधी जी ने भारत में पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने को कहा। इस हेतु पूंजीपतियों से हृदय परिवर्तन की मांग की। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है, व्यक्ति संपत्ति का ट्रस्टी है। और उसके बाद गांधी जी के प्रसिद्ध कथन है, प्रकृति के द्वारा सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच के लिए प्रकृति में संपदा का अभाव है। गांधीवाद विचारधारा के दान पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। गांधीवादी विचारधारा में दान पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। दान के कई रूप मानते हैं, श्रम दान, संपत्ति दान, भूमि दान और ग्राम दान। दान के रूप में ये 4 दान बतलाते हैं, श्रम दान, संपत्ति दान, भूमि दान और ग्राम दान। उसके बाद जो गांधी जी थे वे कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों का समर्थन करते हैं। इससे संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। गांधीवादी विचारधारा भारत जैसे संप्रधान देशों के लिए अत्यधिक व्यवहारिक है, इसलिए वे भारी मशीनों के विरोधी थे, लेकिन मशीन मात्र के विरोधी नहीं थे, क्योंकि चरखा भी एक मशीन है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। गांधीवाद का सामाजिक जो पक्ष था वह सर्वोदय था। सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय उस विचारधारा की ओर संकेत करता है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, समाज में किसी के प्रति वैर न हो, यह वर्ग सहयोग पर आधारित है। गांधी जी का सर्वोदय का विचार समाजवाद का विकल्प माना जा सकता है। गांधी जी के अलावा अन्य सर्वोदयी विचारक हैं जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार, के.जी. मसरूवाला एवं दिनक राव जो हैं वे क्या हैं, विनोबा भावे सर्वाधिक प्रख्यात सर्वोदयी थे।
जो सर्वोदयी थे, कौन थे सबसे प्रख्यात जो थे, वह विनोबा भावे थे। संविधान सभा में यश सेन अग्रवाल प्रसिद्ध गांधीवादी थे। सर्वोदय जो है वह जॉन रस्किन की रचना अनटू दिस लास्ट की गुजराती अनुवाद है। जॉन रस्किन के विचारों में निम्नलिखित विचार निहित लिया। जो पहला है कि व्यक्ति की भलाई समाज की भलाई में निहित होती है, ये विचार लिए थे जॉन रस्किन से। वकील और नाई के श्रम का मूल्य समान हो और मजदूरी और कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। गांधी जी का आदर्श समाज सर्वोदयी समाज था, जिसे उन्होंने सामुद्रिक वृत्त की संज्ञा दी, जिसके अनुसार व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए कार्य करेगा और परिवार गांव की भलाई करेगा तथा गांव वासियों के द्वारा तालुका की भलाई की जाएगी। इसलिए प्रत्येक छोटी इकाई अपने बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगी। ये बात करते हैं गांधी जी। और गांधी जी की देखिए नई तालीम दिया है इन्होंने। जो नई तालीम के द्वारा गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया है। शिक्षा जो हो वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा में चरित्र विकास और सादगी तथा शारीरिक शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। और शिक्षा में कुटीर उद्योग में हस्तकला का प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा गांव में ही प्रदान की जाएगी। शिक्षा के लिए धन आम लोगों से एकत्र किया जाएगा। और नई तालीम में प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल प्रदान किया गया। और उसके बाद देखिए इससे संबंधित और कुछ तथ्य हैं जो कि देखिए जो केजी मसरूवाला है, इनकी पुस्तक है गांधी एवं मार्क्स। केजरी मसरूवाला की पुस्तक है गांधी एवं मार्क्स। इसमें इन्होंने कहा है कि गांधीवाद से हिंसा जोड़ने से यह मार्क्सवाद नहीं होगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पंपलेट और इंडियन ओपिनियन नामक विचार पत्र प्रकाशित किया तथा इंडियन ओपिनियन की साप्ताहिक पत्रिका के रूप में भी प्रकाशित किया जाने लगा, और इन्होंने 1909 में किया था। गांधी जी ने राजनीतिक विचार हिंद स्वराज में पाए जाते हैं और हिंद स्वराज का प्रकाशन 1938 में हुआ। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1929 की है, जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है। इनकी अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था महादेव देसाई ने। गांधी जी ने भारत में हरिजन तथा यंग इंडिया पत्रों का भी संपादन किया। गांधी जी के ऊपर लुईस फिशर ने प्रसिद्ध रचना द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950 में लिखी। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुईस फिशर की पुस्तक है, 1950 में लिखी गई। दिनकर जोशी की पुस्तक है महात्मा वेश गांधी, 2007 की है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो कि 2007 की है। और 27 दिसंबर 1901 को गांधी जी कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। जी.एन. धवन की पुस्तक है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, जो कि 1946 की है। जे.बी. कृपलानी की पुस्तक है द गांधीयन वे, 1938 की। और कृपलानी की एक और पुस्तक है आई फॉलो महात्मा गांधी। उसके बाद गांधी जी ने अपने जीवन काल में केवल एक बार वर्ष 1923 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ फैक्ट हुए महात्मा गांधी से जुड़े हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? तो जो न्यास सिद्धांत है, ये महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किस विचारक का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया? किस विचार का? तो ये राष्ट्रीयकरण का समर्थन नहीं करते हैं। गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप का अर्थ क्या है? तो गांधी जी के ट्रस्टी संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व, किंतु इसका सामाजिक उपयोग हो, सामाजिक हित में इसका उपयोग हो। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, महर्षि अरविंदो ने, यानी अरविंदो घोष की बात है ये, ने मानवीय इतिहास के प्रसंग में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो अरविंदो हैं, इन्होंने देवी न्यायवाद का प्रतिपादन किया। अरविंद ने अपने किस सिद्धांत का प्रतिपादन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा के रूप में किया? तो ये राष्ट्रवाद का प्रयोग इन्होंने आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा के रूप में किया। अरविंदो है, उनकी स्वतंत्रता एवं अधिकार विषयक विचारों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो अरविंदो के स्वतंत्रता एवं अधिकार के विचारों में सम्मिलित नहीं है स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार। उसके बाद है, अरविंद राज्य को मानते हैं। तो अरविंद जो है ये राज्य को मानते हैं भौतिक आवश्यकता। अरविंद राज्य को क्या मानते हैं? भौतिक आवश्यकता मानते हैं। मानव एकता का आदर्श किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है अरविंदो की, मानव एकता का आदर्श। ये पुस्तक किसकी है? तो अरविंदो की है। अरविंदो की बात आई है तो कुछ अरविंदो के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो अरविंदो घोष से इनका जन्म होता है कोलकाता में 15 अगस्त 1872 में। इनके जो आधुनिक भारतीय विचारकों में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त विद्वानों में से यह एक माने जाते हैं।
रोमियो रोलाम उन्हें पूर्वी और पश्चिमी प्रतिभाओं का उत्कृष्टतम संश्लेषण मानते हैं। जो रोमियो रोलाम है वे रविन्द्रनाथ टैगोर को अरविंदो घोष को पूर्वी और पश्चिमी प्रतिभाओं का उत्कृष्टतम संश्लेषण मानते हैं। देखिए अरविंदो की पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। इनकी पुस्तक है द लाइफ डिवाइन, जो कि 1914 से की है। और उसके ऐसे ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, और देखिए द रेनेसेंस इन इंडिया विथ ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि 1918 और 1921 की। जो अरविंदो है इनके जीवन के 3 चरणों में बांटा गया है। अरविंदो के जीवन को 3 चरणों में बांटा गया है। जीवन का जो प्रथम चरण इनका था, इसमें ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। वे गर्मपंथी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। अरविंदो घोष बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ और कृष्ण चरित्र से अत्यंत प्रभावित थे। लंदन में इनकी पढ़ाई के दौरान लंदन मजलिस नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने अरविंदो, और भारत में आकर वे गुप्त समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने। इन्होंने नरमपंथियों की आलोचना की तथा स्वदेशी राज बहिष्कार एवं स्वशासन का समर्थन किया। इन्होंने नरमपंथियों को इस मत का विरोध किया कि जो समाज सुधार पहले हो, इसका विरोध किया अरविंदो ने। अरविंदो के अनुसार स्वराज सबसे महत्वपूर्ण है। अरविंदो ने समझौता नहीं नामक लेख में कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। नो कॉम्प्रोमाइज इनका एक लेख था जिसमें इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। इनके अनुसार कांग्रेस का दृष्टिकोण जो है वह निराशाजनक और कमज़ोर है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड 1893 नामक लेख में इन्होंने आम लोगों से संघर्ष का आह्वान किया। इनके अनुसार हमारा शत्रु या विरोधी कोई नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरी, स्वार्थ एवं पाखंड है। अरविंदो के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला धर्म युद्ध है। जिन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो रही है वह ईश्वर की इच्छा है, ये मानते थे अरविंदो। और नव वेदांतवाद की भूमिका, अरविंदो में विचार नव वेदांतवाद दर्शन से भी प्रभावित थे, जिसमें इन्होंने जो सिद्धांत हैं उनके, ये ईश्वर, मानव और ब्रह्मांड के बीच एकता पाई जाती है बात करते हैं। किसके अंतर्गत? तो नव वेदांतवाद के सिद्धांत के अंतर्गत। नव वेदांतवाद में संसार के परित्याग, संन्यास का समर्थन नहीं किया गया, अपितु मानवता की सेवा में निस्वार्थ कर्म का समर्थन किया गया है। इसमें सहिष्णुता का प्रचार किया गया है। इनके अनुसार विभिन्न धार्मिक विश्वास मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँचने के विभिन्न साधन हैं। अरविंदो के राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, अरविंदो के राष्ट्रवाद की संकल्पना आध्यात्मिक और धार्मिक है। अरविंदो के अनुसार राष्ट्रवाद धर्म है एवं ईश्वर की देन है। भारत स्वयं एक राष्ट्र रहा, परंतु यहाँ राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, ये बात किए हैं अरविंदो। और इनके देखिए जो जीवन का दूसरा चरण, अरविंदो जीवन के दूसरे चरण में स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया। बंगाल विभाजन के पश्चात इन्होंने स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। इनके अनुसार बहिष्कार और स्वदेशी एक दूसरे से पूरक है। बहिष्कार के उद्देश्य बतलाया इन्होंने कि जो बहिष्कार है वह घरेलू अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना और भारत में ब्रिटिश शासन को कमजोर करना, क्योंकि यह शोषण पर आधारित था। बंगाल विभाजन को इन्होंने ईश्वर का आदर्श आशीर्वाद माना, जिससे द्वारा लोगों में घृणित साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकता पैदा हुई। उन्होंने युगांतर में लिखा है कि पराश्रित देश अपनी शक्ति खो देता है। युगांतर में अरविंदो ने लिखा है कि जो पराश्रित देश से क्या करता है तो अपनी शक्ति खो देता है। दूसरे पे आश्रित जो देश है, विदेशी सरकार के अंतर्गत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। प्रशासन केवल व्यक्ति के विकास के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। फिर इन्होंने नरमपंथियों की आलोचना की। जीवन के दूसरे चरण में भी निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार दिया। दूसरे चरण में इन्होंने, अरविंदो का निष्क्रिय प्रतिरोध गांधी जी से अलग था। अरविंदो के अनुसार अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, परंतु अंग्रेजों की दमन की स्थिति में हिंसा का प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा यह कायरतापूर्ण कार्य समझा जाएगा। ये निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं। इसमें इन्होंने जो निष्क्रिय प्रतिरोध का तरीका बतलाया कि सरकार की सहायता से इनकार किया जाए, सरकार को कर अदा करने से मनाही की जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, सरकारी स्कूलों, विद्यालयों, न्यायालयों का बहिष्कार और स्वयं सहायता राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। अरविंदो के द्वारा लिखे गए आक्रामक राष्ट्रवादी विचारों के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में बंद कर दिया गया और उनके अनुसार जेल में उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया, जिससे उनके विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उसके बाद होता है शुरू इनके जीवन का तीसरा चरण, जो कि मानवीय एकता अंतर्राष्ट्रीयवाद का विचार से प्रभावित था। इन्होंने पांडिचेरी में आरविले नामक आश्रम बनाया। अरविंदो ने पांडिचेरी में आरविले नामक आश्रम को बनाया। फिर सावित्रिक नामक लंबी कविता लिखी, जिसमें इन्होंने महाभारत के सत्यावान की उदाहरण दिया। इन्होंने ऐसे ऑन द गीता, द ह्यूमन साइकिल, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वार एंड सेल्फ डिटरमिनेशन 1962, द रेनेसेंस इन इंडियन नामक पुस्तक को लिखा।
जीवन के तीसरे चरण में अरविंदो आमूल परिवर्तनवादी हो गए। इन्होंने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया तथा मानवीय एकता पर बल दिया। राष्ट्रवाद के विचारों को अंतर्राष्ट्रीयतावाद से समन्वित किया। इन्होंने तीसरे चरण में अपनी राय रचना द लाइफ डिवाइन, जिसके लिए वे विश्व प्रसिद्ध हो गए, तथा इसके अलावा द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड द सिंथेसिस ऑफ योगा जैसी रचनाओं की रचना की। वर्ष 1910 के पश्चात वे महान योगी हो गए तथा इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंदो के अनुसार मानव मस्तिष्क उच्चतम है, परंतु यह देवी चेतना से निम्न है। ईश्वर सुपर माइंड के द्वारा मानव मस्तिष्क में चेतना का प्रवाह कहते हैं। इन्होंने विचारों में व्यक्ति व समाज के मध्य बेहतर संतुलन पाया जाता है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के विकास के लिए परिवार, समुदाय और राष्ट्र आवश्यक है। इनके अनुसार व्यक्ति में के मध्य आत्मिक और आध्यात्मिक एकता सबसे प्रभावी होती है। अरविंदो की शिष्या थी मीरा रिचर्ड, जिन्हें मदर के नाम से जाना जाता है। किसे? तो मीरा रिचर्ड को। उसके बाद पूर्व एवं पश्चिम का संरक्षण की बात इन्होंने की और इनके अनुसार विश्व में एकता उत्पन्न करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक माध्यम पर्याप्त नहीं है तथा वास्तविक एकता आत्मिक और आध्यात्मिक होती है। उनके अनुसार मानवीय आत्मा में ही भाईचारा अंतर्निहित होता है। अरविंदो के अनुसार आत्मिक और आध्यात्मिक एकता के परिणामस्वरूप राष्ट्र और राज्यों के संघर्ष नहीं होगा। उन्होंने मानवीय एकता का विचार देते हुए विश्व राज्य के निर्माण पर भी बल दिया है। तो ये रही अरविंदो की बात। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए वैक्कम सत्याग्रह। तो वैक्कम सत्याग्रह जो सत्याग्रह है, इसका सहारा लिया था पेरियार ने। पेरियार ने किस सामाजिक व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया? तो पेरियार द्वारा वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, हिंदू पौराणिक कथाओं, इन सभी का बहिष्कार किया गया। नायकर ने अपने समाज सुधारक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में कौन सा अभियान चलाया? नायकर ने अपने समाज सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1925 में कौन सा अभियान चलाया? तो वह था आत्मसम्मान आंदोलन। नायकर ने मद्रास में किस भाषा की अनिवार्यता का विरोध किया? तो हिंदी की अनिवार्यता का विरोध किया गया पेरियार द्वारा। इकबाल ने अपने प्रारंभिक चिंतन में, चलिए अब यहाँ बात आई है नायकर की यानी पेरियार की। तो पेरियार के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं।